Welcome students in lecture number 26. In my previous lecture, we have discussed how to do sampling, right? Different types of sampling techniques we have learned. जब हम सैम्पलिंग कर लेते हैं तो उस सैम्पलिंग से जो हमें डेटा मिला उस डेटा से हम कोई स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट? जैसे मीन है, मीडियन है, मोड है, राइट? तो वो स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू सैंपल टू सैंपल वेरी करती है ड्यू टू सैम्पलिंग एरर। कुछ ना कुछ एरर हमें जरूर मिलती है। एरर मींस द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर एंड सैंपल स्टैटिस्टिक्स। दैट डजंट मैटर। सैंपल टू सैंपल आपकी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू डिफरेंट होती है। तो अगर हम हर सैंपल के कोरस्पॉन्डिंग जो स्टैटिस्टिक्स हमें मिली है उसको हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर स्टडी करते हैं तो दिस टाइप ऑफ स्टडी इज कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आज इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक्स का सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या होता है। क्या वो शेप सैंपल नंबर ऑफ सैंपल्स पर डिपेंड करता है, या जैसे जैसे सैंपल साइज हम बढ़ा दें तो क्या शेप भी चेंज हो सकती है उस डिस्ट्रीब्यूशन की, राइट? तो ये सब स्टडी हम करेंगे इसमें। तो मान लीजिए इफ वी ड्रॉ a sample of size n from a given finite population of size कैपिटल N। ठीक है, आपने एक सैंपल ड्रॉ किया जिसका साइज n है। तो आप टोटल ऐसे कितने सैंपल्स ड्रॉ कर सकते हो n साइज के? टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, total number of samples would be n c n। ओके, इतने सैंपल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज n फैक्टोरियल divided by small n factorial into n minus n factorial. Suppose this value is k. It may be 20 or 30 or 40 or 50 like that. अब for each of these k samples, we can compute some statistics. Statistics का मतलब तो आपको पता है ना? Statistics जिसको हम suppose t से denote कर रहे हैं, and it is a function of x1, x2, xn, where small n is the sample size and x1, x2, xn are the sample elements. तो इनका फंक्शन होता है जिसे हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं t। ये t कुछ भी हो सकता है, ये मीन हो सकता है, ये मीडियन हो सकता है, ये वेरिएंस हो सकती है, एनीथिंग। तो in particular this may be mean, t may be, sorry, it is t may be mean, variance, etc. right? तो
अब हमारे पास अगर 10 सैंपल्स हैं, अगर के की वैल्यू 10 है, तो आप हर सैंपल के लिए टी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम एक टेबल बना सकते हैं इसको समझने के लिए। जैसे मान लीजिए यह है सैंपल, यहाँ पर लिखते हैं हम सैंपल नंबर, यहाँ पर लिखते हैं हम टी, और यहाँ पर लिखते हैं हम फॉर एग्जाम्पल टी कुछ भी हो सकता है, इट मे बी मीन और इट मे बी वेरिएंस। तो सैंपल नंबर 1 है अगर, तो उसके लिए मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू T1 है, या फिर मीन की वैल्यू x1 बार है, या फिर वेरिएंस की वैल्यू S1 स्क्वायर है। सैंपल नंबर 2 है अगर, तो उसके लिए स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू हम T2 से डिनोट कर रहे हैं। अगर हम मीन की बात करें तो हम मीन को x2 बार से डिनोट करेंगे। वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वेरिएंस को S2 स्क्वायर से डिनोट करेंगे। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर के सैंपल्स के लिए नोटेशन क्या आएगा, टी के, यहाँ पर आएगा एक्स के बार, और यहाँ पर आएगा एस के स्क्वायर। ओके, तो the set of the values of the statistics so obtained, ये जो आपको सेट मिला है, ये वाला स्टैटिस्टिक्स का वैल्यूज का, या ये सेट मिला है, so obtained, one for each sample constitute what is called sampling distribution of the statistics। पहले हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। तो ये जो सेट है, हमें वैल्यूज का जो सेट मिला है कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच सैंपल, ठीक है, इस सेट के कलेक्शन को, इस सेट को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अगर आप मीन कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स। अगर हम वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम कहेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल वेरिएंस, राइट। फॉर एग्जाम्पल, द वैल्यूज, ये जो वैल्यूज हैं, the values T1, T2, Tk determines the sampling distribution of the statistic T। कि हमें T पता नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो
हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स टी को? इट इज अ रैंडम वेरिएबल. It is a random variable which can take values t1, t2, t3, t4, tk, and we can compute various statistical constitute constants like mean, variance, skewness, kurtosis, etc. for its distribution. मतलब ये जो हमें वैल्यूज मिली हैं इनका भी हम मीन निकाल सकते हैं, इनकी भी वेरिएंस निकाल सकते हैं, इनके लिए स्क्यूनेस निकाल सकते हैं. पहले आपने क्या किया? पॉपुलेशन से सैंपल्स कलेक्ट किए, सैंपल से हमने स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करी. अब जो स्टैटिस्टिक्स का कलेक्शन हमें मिला है वैल्यूज का, उसकी उन वैल्यूज का भी तो हम मीन निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज का वेरिएंस निकाल सकते हैं, इन वैल्यूज का स्टैटिस स्क्यूनेस निकाल सकते हैं, कुछ भी हम स्टडी कर सकते हैं इन वैल्यूज के लिए. तो जब हम टी के लिए मीन निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे इन वैल्यूज का मीन? टी कैप टी बार इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस टी के डिवाइडेड बाय n. ऐसे ही तो निकालेंगे. ओके. तो हम क्या कहेंगे स्टैटिस्टिक्स टी को? इन अदर वर्ड्स, statistic t may be regarded as a random variable, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, सैंपल टू सैंपल वेरी करती रहती है. which can take values t1, t2, tk, and we can compute various statistical constants constants like mean, variance, skewness, kurtosis, etc. for its distribution. For example, mean and variance of sampling distribution of statistic t are given by मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम का? t1 प्लस t2 प्लस tk होल डिवाइडेड बाय
k. That is summation ti, I varies from 1 to k divided by k. इसी तरह हम वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं. Variance of t will be 1 upon n t1 minus t bar whole square t2 minus t bar whole square up to tk minus t bar whole square, right? And it would be k. यहाँ पर k होगा. This is 1 upon k. ठीक है. तो ये तो था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स t. अब हम इसको t को मीन लेके चलेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन. ओके. तो मान लीजिए कि पॉपुलेशन जो भी है उसकी शेप हमारी ये है, यानी नॉर्मल पॉपुलेशन है. ये नॉर्मल पॉपुलेशन है और ये मीन है पॉपुलेशन का. यहाँ पर मीन म्यू से डिनोट करा हुआ है. पॉपुलेशन किस चीज की है? दिस इज अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. Population distribution, and this population is all the filter screen समझते हैं ना? फिल्टर करने वाली जो स्क्रीन्स होती हैं ना, लार्ज इंडस्ट्रियल, इन अ लार्ज इंडस्ट्रियल population control system. And this distribution is, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है? The operating hours before the screen become clogged. Screen become clogged. मतलब स्क्रीन के क्लॉग मतलब ब्लॉक होने से पहले वो कितने घंटे तक काम कर रही है, फिल्टर कर पा रही है, ये उस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑपरेटिंग आवर्स का. मतलब यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एक्स एक्सिस पर आवर्स हैं और कितने घंटे चल रही है, आवर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है सारी स्क्रीन्स के लिए. और ये पॉपुलेशन का शेप है इस तरह से. मतलब शेप हमें नॉर्मली दिख रहा है. और मान लीजिए सपोज that somehow we are able to take all possible samples of 10 screens. मान लीजिए we have drawn samples of
samples of 10 filter screens from the population आपने 10 स्क्रीन सेलेक्ट कर ली, 10 स्क्रीन का सैंपल लिया, ठीक है। अब देयर वुड बी टू मैनी सैंपल्स, जरूरी नहीं है कि आप 10 ही लें, बहुत सारे ले सकते हैं। तो हमने केवल 10 लिए, मान लीजिए 10 सैंपल लिए आपने। नेक्स्ट वी कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर ईच वन ऑफ दीज सैंपल्स। वो सैंपल का साइज कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने 10 सैंपल लिए हैं और 10 सैंपल का जो भी डेटा था उसके अंदर, जैसे 10 स्क्रीन 10 सैंपल लिए आपने, एक सैंपल के अंदर मान लीजिए 20 या 10 या 5 फिल्टर स्क्रीन है, तो उस 5 इस फिल्टर स्क्रीन के ऑपरेटिंग आवर्स को आपने ड्रॉ किया। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वी वुड कैलकुलेट the mean and standard deviation for each one of these samples। तो ये हम इनका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो ये मैं आपको डेटा शो नहीं कर रही हूँ, केवल फिगर ड्रॉ करके बता रही हूँ कि ये आपने ये ऑपरेटिंग आवर्स एक्स एक्सिस पे लिए हैं, फिल्टर स्क्रीन है सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पर वाई एक्सिस पर उनके ऑपरेटिंग आवर्स हैं। तो इस तरह का ग्राफ आया है पहले सैंपल के लिए। मान लीजिए ये मीन है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से हमने सेकंड वाले के लिए ड्रॉ किया। ये मीन है इसका। इसी थर्ड सैंपल के लिए हमने ड्रॉ किया। ये फोर्थ सैंपल के लिए, एंड सो ऑन। तो हर सैंपल का अपना मीन होगा, हर सैंपल का अपना स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, है ना। ईच सैंपल would have its own mean and its own standard deviation। They would tend to be near the population mean, मतलब इनका मीन पॉपुलेशन मीन के आसपास ही होगा। लेकिन बहुत कम ऐसे सैंपल होंगे जिनका मीन एग्जैक्टली पॉपुलेशन मीन के बराबर होगा। ऑब्वियसली दे आर नॉट द पॉपुलेशन, मतलब दे आर जस्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन का पैरामीटर उनके स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू से डेविएट करेगा। ऑब्वियसली ये वैल्यू एक्स बार की वैल्यू, म्यू की वैल्यू कभी भी सेम नहीं होगी, लेकिन म्यू के आसपास होगी। बहुत कम ऐसे सैंपल्स होंगे जिनके
मीन की वैल्यू पॉपुलेशन मीन के काफी क्लोज होगी, है ना। तो व्हाट वी राइट हियर, each sample would have its own mean and standard deviation, and they would tend to be near the population mean. But only rare would they be exactly equal to population mean, right? अब हम क्या करेंगे, ये जितने भी मीन कैलकुलेट करे हैं हमने हर सैंपल के लिए, इनको हम एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो नाउ we would produce a distribution of all the sample mean from every sample that could be taken. This distribution is called sampling distribution of sample means. This distribution is called sampling distribution of sample means. और इसका शेप कैसा होगा, इसका शेप आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा जो पॉपुलेशन का था, और इसके मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू एक्स बार से। इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, and this distribution is the distribution of all the sample means and its mean is equal to mu x bar की वैल्यू किसके बराबर होगी, it is equal to, ये x1 बार था, ये x2 बार था, ये x3 बार है, तो इसकी वैल्यू होगी x1 बार प्लस x2 बार प्लस x, हमने कितने सैंपल लिए थे 10 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये सैंपल मीन का मीन है, इसे बोलते हैं सैम्पलिंग, this is called the mean of sampling distribution of sample means, and its variance is denoted by sigma x bar. Variance is denoted by sigma square and standard deviation is denoted by sigma x bar. तो ये था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन्स, जो कि हमने कैसी पॉपुलेशन से बना लिया गया है, ये पॉपुलेशन नॉर्मल थी, नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने सैंपल्स ड्रॉ किए हैं। तो जब हमने सैम्पल स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा,
यानी कि सैंपल मीन का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमने देखा तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का शेप भी हमें नॉर्मल ही मिलेगा। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।